गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने पढ़ रहे थे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की जो परतें हैं। एक डिवीजन क्या था, एक क्लासिफिकेशन क्या था अपनों ने, कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, तापमान के आधार पर वायुमंडल का वर्गीकरण। तो अपनों ने दो लेयर्स अपनों ने पढ़ ली थी। सबसे पहले अपने ट्रोपोस्फियर, सौरमंडल। दूसरा अपना ने स्ट्रेटोस्फियर। ये अपनों ने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे दोनों के दोनों। अब अपने पास थर्ड नंबर पर आ रहा है आइनोस्फियर यानी मध्य मंडल। मध्य मंडल देखिए तीन परतें, ये आपने थी कौन सी? ट्रोपो के बाद स्टेटो के बाद अपने ने मेजो, और मेजो की हाइट थी 50 से लेकर 80 किलोमीटर। ध्यान देना इधर। देखो जो आइनोस्फीयर है तो इसको लिख सकते हैं थर्ड मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की तीसरी परत है। वायुमंडल कौन सी परत है? थर्ड परत है। इसमें क्या है? डस्ट पार्टिकल नॉट फाउंड, धूल के कण नहीं पाए जाते। धूल के कण नहीं पाए जाते, यानी इस परत में धूल के कण आपको नहीं मिलेंगे। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, यानी वायुमंडल की तो सबसे ठंडी परत की बात की जाएगी वो कौन सी है? अपना मेजोस्फीयर यानी मध्य मंडल। यानी इसका तापमान लगभग कितना चला जाता है? माइनस का 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चला जाता है। तो कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया। फिर अपने इधर बात करते हैं, ध्यान देना थोड़ा डायग्राम देखिए। ये अपनी है कौन सी? मेजोस्फीयर। और ये कौन सी ऊपर? आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। और ये कौन सी होगी? अपनी मध्य मंडल। अब इसमें होता क्या है, आयनोस्फीयर में जब आपने ये मेट्योर आते हैं, यानी अंतरिक्ष से अपने मेट्योर आते हैं, मेट्योर यानी उल्का। जब उल्का आते हैं तो यहां पर ये स्टार्ट ऑफ कौन सा? बर्निंग। यहां पर बर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कहां पर? आयन मंडल के अंदर शाइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब शाइनिंग करना स्टार्ट करते हैं, जब ये इनकी एंट्री कहां पर होती है? मेजोस्फीयर में। अब ये बर्निंग जलती हुई उल्का उल्का है। जैसे ही यहां पर मेजोस्फीयर में एंटर करेंगे, यानी डिफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज ऑफ मेट्योर, डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, यानी कम तापमान। यहां पर तापमान क्या है? कम, यानी कोल्डेस्ट लेयर है। ये यहां पर क्या कर देंगे? डिफ्यूज कर देंगे। क्या करते हैं? यानी इसको नष्ट करने का काम कौन करती है? मेजोस्फीयर। कौन करती है? मेजोस्फीयर। तो यहां पर यही बात हमने लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? diffuse the meteors by decreasing temperature। ठीक है। उल्का उल्का कम तापमान के कारण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते, यानी कम तापमान के कारण ये क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो नष्ट हो जाएंगे मेट्योर, यहां पर क्या हो गया? नष्ट। तो दूसरी बात अपने ये भी लिखते हैं, यानी अपने नीचे जो अर्थ है, अर्थ को ये प्रोटेक्ट करते हैं उल्का पिंड गिरने से, यानी उल्का गिरने से ये हो जाती है। तो यही बात हमने एक लाइन और लिख दें, प्रोटेक्ट अस द मेट्योर मेट्योर्स, उल्का से
हमारी रक्षा करते हैं। उल्का पूरा रस कहीं पर, यानी उल्का से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर ये बर्निंग करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट इसके बारे में और बताता हूँ आपको। देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। अब देखो, अब यहां पर क्या है, डस्ट, डस्ट ऑफ किसकी, एक तो ही मेटेओर के डिफ्यूजन से। ठीक है, मेटेओर के डिफ्यूजन से क्या ही, यानी उल्का जब क्या होंगे, नष्ट होंगे तो इनकी क्या होगी, राख होगी, इनकी क्या होगी, राख, इसकी उल्का की। और दूसरा वोल्केनिक इरुप्शन से, यानी जो प्री कैम्बियन जो एरा थी उसके अंदर क्या हुआ था, इसकी डस्ट कहां पहुंच गई थी, अपने मध्य मंडल में, जो आज भी मौजूद है। अब देखिए, अब डस्ट है जो, डस्ट प्लस और कुछ ना कुछ अपने एटमॉस्फेयर की जो वेपर है वो भी यहां पहुंच गई। डस्ट प्लस में जो आइस क्रिस्टल है, आइस क्रिस्टल ले लो, आइस क्रिस्टल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, नोक्टी लूसेंट क्लाउड, जिसको क्या बोलते हैं, रात्रि चर बादल। रात्रि चर क्या बनाते हैं, बादल, और रात को क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं, शाइनिंग क्लाउड एट नाइट। रात में ये बादल, बादल क्या होते हैं, चमकते हैं। तो दूसरी बात, इसका जो इंपॉर्टेंट बात है, नॉक्टिलूसेंट जो क्लाउड है, ये कहां बनते हैं, आपने कहेंगे मेजोस्फीयर। कहां बनते हैं, मेजोस्फीयर, यानी कौन सा, मध्य मंडल में। कहां पर, मध्य मंडल में रात्रि चर बादलों का क्या होता है, निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, और दूसरी इंपॉर्टेंट क्या, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। तो ये हमारी प्रोटेक्शन करती है उल्का गिरने से, यहाँ पर क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, नष्ट हो जाती है। तो ये अपना जो आयनोस्फीयर गलत लिख दिया ना, यहाँ पर बताया नहीं आपने, ये मेजोस्फीयर है, कौन सा है, मेजोस्फीयर, सॉरी गलती होगी थोड़ी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपनी फोर्थ आ रही है जो लेयर, आयनोस्फीयर। आयन मंडल, फोर्थ मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर, वायुमंडल की चौथी परत। वायुमंडल की क्या है, चौथी परत है। यहां क्या होता है, अभी मैं बता के गया था, जो मेटेओर्स है, कौन है, जो मेटेओर जो उल्का है, यहां पर क्या करते हैं, शाइनिंग या बर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, लिख देते हैं मेटेओर्स स्टार्ट शाइनिंग, ये भी लिख सकते हो आप, बर्निंग। यहां उल्का चमकना या जलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर सन जो रेडिएशन है, सन की जो क्या है, रेडिएशन, सन की रेडिएशन, यहां पर क्या गैस, इस गैस के साथ क्या करेंगे, ये जो सन रेज है, यूवी रेज है, अल्फा रेज है, बीटा रेज है, ये इसके साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी, जो गैस की मॉलिक्यूल होगी उन पर क्या होगा, चार्ज अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज अप्लाई, यानी उस पर आवेश आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन दे रही है तो क्या हो जाएगा, इन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, ले रही है तो इन पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। यानी यहां पर क्या आ जाता है,
जो गैस है, गैसों के जो मॉलिक्यूल है उन पर क्या है, चार्ज अप्लाई हो जाता है, आवेश आवेशित होते हैं। तो ये लिख देते हैं अपने रेडिएशन रेडिएशन रिएक्ट रिएक्ट विद गैसेस, यानी विकिरण गैस के साथ क्रिया करती है। क्रिया करेगी तो क्या होगा, इन पर आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आवेश। जो मॉलिक्यूल अप्लाई विद चार्ज, कणों पर आवेश चार्ज, यानी कणों पर क्या जाते हैं, आवेश आता है। यहां आप ये भी लिख सकते हो, गैस का आयनीकरण हो जाता है। ये सही रहेगा, आयनीकरण होता है, यानी चार्ज अप्लाई हो गया, यानी गैसों का क्या हो गया, आयनीकरण हो गया। अब ये आयनीकरण होगा तो यहां लिख सकते हैं ये बात, यानी आवेश आ जाता है। तो इसको नेक्स्ट में लिख देते हैं अपने, आयोनाइजेशन ऑफ गैस, गैसों का आयनीकरण हो जाता है, यानी गैसों क्या हो गया, आयनीकरण। अब गैसों का आयनीकरण हो जाएगा, यानी आवेश आ जाएगा प्लस चार्ज या कौन सा, माइनस चार्ज। अब जब आयनीकरण आ जाता है गैसों के ऊपर, तो उसमें एक क्या होता है, एक क्षमता आ जाती है। क्या आ जाती है, सुना, यानी बाउंसिंग ऑफ कौन सा, रेडिएशन। यानी इसमें जब आयन आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनमें परावर्तित करने की क्या आ जाएगी, क्षमता। क्या आ जाएगी, परावर्तित करने की क्षमता। यहां पर लिख देते हैं ये वाली बात, रेडियो वेव बाउंसिंग क्वालिटी डेवलप, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने की क्षमता, करने की क्षमता आ जाती है। देखो दिख रहा है क्या, आयनीकरण की क्या आ जाती है, क्षमता। और इससे क्या होगा, सिग्नल रीच डिफरेंट एरिया, सिग्नल विभिन्न स्थानों पर पहुंचते। देखिए अब अपने क्या पढ़े थे, आयन मंडल। देखो क्या था, फोर्थ मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की चौथी परत, आपको पता है। दूसरी बात, मेट्योर स्टार्ट शाइनिंग एंड बर्निंग, यानी चमकना खड़ा है। जब मेट्योर आएंगे यहां पर क्या करने लग जाएगा, शाइनिंग। शाइनिंग तब करेंगे जब यहां पर क्या होगा, गैसों के साथ या गैसों के साथ क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो यहां पर क्या होगा, जलना प्रारंभ कर देंगे। यानी गैस है, गैस के साथ क्या करेगा, फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन होगी तो क्या होगा, जलना या चमकना क्या कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। जब जलना या प्रारंभ करेंगे, रेडिएशन रिएक्ट विद गैसेस। ये जो रेडिएशन ये क्या करेगी, रिएक्ट करेगी किसके साथ, गैस के साथ। जैसे रिएक्ट करेगी तो इन जो मॉलिक्यूल है, गैसों के मॉलिक्यूल पर क्या हो जाएगा, अप्लाई विद चार्ज, यानी चार्ज अप्लाई हो जाएगा। यानी चार्ज आप मानो प्लस या माइनस क्या होगा, चार्ज अप्लाई होगा। जैसे ही चार्ज अप्लाई होगा तो इसको क्या बोल देंगे अपने, आयोनाइजेशन ऑफ गैस। गैसों का क्या हो गया, आयनीकरण हो गया। आयनीकरण हो गया तो क्या होगा, इसमें एक क्वालिटी डेवलप्ड हो जाती है। जैसी आयंस आएंगे और क्या होगा, रेडियो तरंगों को क्या करता है, परावर्तित करने की क्षमता आ जाती है। यानी रेडियो वेव बाउंसिंग क्वालिटी डेवलप। जैसे ये अपनी अर्थ है, अर्थ में यहाँ पर एक स्टेशन लगा है, ये मानो लेयर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये चार्ज अप्लाई, आवेशित क्या है, कण। यहाँ पर रेडियो स्टेशन से जैसे अपने कोई तरंग छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ये
ये यहाँ पर टकरा कर क्या विभिन्न एरिया के अंदर क्या हो जाएगी, ये तो है रेडियो वेव बाउंसिंग क्वालिटी डेवलप, रेडियो तरंगों में परावर्तित करने की क्षमता आ जाती है, क्षमता आ जाएगी तो ये कण परावर्तित करेंगे तो क्या होगा, सिग्नल रीच डिफरेंट एरिया, सिग्नल विभिन्न स्थानों पर क्या होते हैं, पहुंचते हैं। तो ये इसकी क्वालिटी है किसकी, आयनोस्फीयर की। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका भी आप लोगों ने क्लासिफिकेशन करना है आयन मंडल का। देखिए अब अपने यहां पढ़ेंगे, यानी इसको भी तीन पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है आयनोस्फीयर, तीन परतें होती हैं, ई लेयर, ई परत, एफ लेयर, एफ परत, तीसरा जी लेयर, जी, छोटी छोटी परतें। इसी के अंदर आपने आयन मंडल के अंदर सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं आयनोस्फीयर में ई परत की, छोटी परत है ई लेयर, ई लेयर, ई परत, बस इसका नाम ही काफी है, नाम ही आता है, इसी परत को क्या बोलते हैं, कैन ले हैवी साइड लेयर। किनले या किनले हैवी साइड परत, ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही से कैनली हैवी साइड परत कौन सी है, आपने ई लेयर। ये क्या करती है, यहां पर क्या होता है, यूवी रेज है, यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट जो रेज है, यहां क्या होता है अल्ट्रा वायलेट जे N2 यानी नाइट्रोजन का क्या करती है, आयोनाइजेशन, नाइट्रोजन का क्या करती है, आयनीकरण, नाइट्रोजन का आयनीकरण, नाइट्रोजन का आयनीकरण करती है कौन सी, ई परत। ये डे के अंदर क्यों दिया है, अफेक्टिंग, दिन में प्रभावी रहती, यानी दिन के अंदर इसका प्रभाव रहेगा कौन सी परत का, ई लेयर का। और क्या काम है इसका, जो शॉर्ट वेव है, जो लघु तरंग है, उनका क्या करती है, ये परावर्तन करती है, यानी दो जाती है रेडियो वेव से, एक तो लॉन्ग वेव, एक कौन सी शॉर्ट वेव। तो शॉर्ट वेव का क्या करेगी, ये रिफ्लेक्शन करेगी, कौन सी परत, ई परत। यहां लिख देते हैं शॉर्ट कम्युनिकेशन वेव रिफ्लेक्शन, लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन करती। देखिए पहले क्वेश्चन आते थे सिर्फ ई लेयर के बारे में, सिर्फ ये पूछा जाता कैनली हैवी साइड परत कौन सी, तो अपन टिक कर देते ई लेयर। अगर और डीपली जाएगा एग्जामिनर तो डीपली यहां जाएगा शॉर्ट कम्युनिकेशन वेव, यानी लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन वायुमंडल की कौन सी परत करते हैं, ये परत लिख देंगे, यानी आयनोस्फीयर, ई परत, एफ परत, जी परत। तो और डीपली क्वेश्चन होता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, शॉर्ट कम्युनिकेशन जो वेव है, ठीक है, लघु रेडियो तरंगों का क्या करती है, परावर्तन, रेडियो लिख दें, अब आपको पता लग जाएगा। तो ई परत के बारे में अपना ज्यादा, फिर अपनी एफ लेयर की बात करते हैं, यहीं पर ही लिख देते हैं सेकंड एफ लेयर, एफ परत, एफ परत को बोलती है अपलेटन परत, अपलेटन लेयर। आपने सुने होंगे ये नाम, अपलेटन परत कौन सी, तो कहिए कौन सा, एफ लेयर। यहां पर क्या होता है, जो अल्फा रेज है, अल्फा रेज कौन सी, अल्फा रेज, यहां पर आयोनाइजेशन करेगी किसका, ऑक्सीजन का क्या करती है, आयोनाइजेशन, ठीक है, O2 का क्या करेगी, आयोनाइजेशन। तो यहीं पर लिख देते हैं O2 का आयोनाइजेशन, ऑक्सीजन का आयनीकरण,
यहां पर ऑक्सीजन का क्या होता है, आयनीकरण कौन करती है, एल्फा रेज, वहां कौन सी कर रही थी, यूवी रेज। अब इसकी जो मेन बात है लॉन्ग रेडियो कम्युनिकेशन वेव रिफ्लेक्शन, दीर्घ, यहां पर दीर्घ वर्ड आएगा, दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन। ये आप समझते हो क्या, यानी लॉन्ग शॉर्ट वेव कौन सी होती है, देखो लॉन्ग का मतलब ये नहीं है जो लंबी जा रही है, शॉर्ट का मतलब ये हो सकता है आपके माइंड में, यानी ये शॉर्ट वेव है और ये कौन सी है, लॉन्ग वेव, नहीं। शॉर्ट वेव का मतलब क्या है, इसमें ये अंतराल, ये कैसी है, शॉर्ट वेव, ये कैसी है, शॉर्ट वेव, और ये अगर इसमें ये गैप ज्यादा ले, ये क्या है, लॉन्ग वेव, ठीक है, लॉन्ग वेव। जब अपन वेव पढ़ेंगे तब आपको ये बातें समझ आएगी, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। लॉन्ग वेव रेडिएशन कम्युनिकेशन का क्या करती है, रिफ्लेक्शन, दीर्घ जो रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, फ्लेयर, इसको बोलते हैं प्लेटन लेयर। इनके दो मोस्ट पार्ट है, आप प्लेटन लेयर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं अपने लॉन्ग वेव का करती है, और यहाँ पर शॉर्ट वेव का, और दूसरा क्या है इसका नाम, कैनली हैवे साइड परत। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बात हो रहेगी उसमें अभी अभी इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये बात है नाइट में इफेक्टिव होती है, रात में प्रभावी, ये रात में प्रभावी वो कौन सी है, दिन में प्रभावी होती है। तो ई लेयर एफ लेयर का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपनी आगे बढ़ते हैं। ई एफ, और जो तीसरी परत बची है कौन सी, जी लेयर। जी लेयर में कुछ खास बात नहीं है, जी लेयर, जी परत, इसमें क्या होता है, नेशनल लेवल के जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थापित है, यानी राष्ट्रीय स्तर के संचार उपग्रह स्थापित करते हैं, स्थापित, ठीक है। सिर्फ इतनी बात है, जी लेयर में क्या है, या नेशनल कम्युनिकेशन के जो अपने सैटेलाइट हैं वो कहाँ सेटल किए जाते हैं, जी लेयर के अंदर। तो ये आयनोस्फीयर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं एक्सोस्फीयर की, स्क्रीनशॉट लीजिए। जो लास्ट परत आ रही है अपनी 5 नंबर की, एक्सोस्फीयर, जो क्या बोलते हैं, बरही मंडल, बरही मंडल। ऊंचाई आप जानते होंगे कहां तक है, 640 से लेकर लगभग 10,000 तक, हाइट 640 टू कितनी है, 10,000 तक। यहां लिख सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर, वायुमंडल की सबसे भारी परत, सबसे बाहरी परत है। पहली बात तो योगी वायुमंडल की है सबसे बाहरी परत, गैसियस डेंसिटी लो फाउंड, यानी गैसों का घनत्व कम मिलता है, ठीक है। गैसों का घनत्व क्या मिलता है, कम, क्योंकि गैस से धीरे धीरे ऊपर जाने पर जाते हैं थिन होती जाती है, तो ये सबसे लास्ट वाली परत है, यानी गैसों का डेंसिटी होगी वो क्या मिलेगी अपने को, बिल्कुल लो मिलेगी, लो डेंसिटी मिलेगी। और क्या बात है इसमें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेटअप, यहां कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं,
जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होंगी वो कहाँ अपने करेंगे, एक्सोस्फीयर में करेंगे। देखो अपने लेयर पढ़ के आए थे, आपने सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, ट्रोपो पढ़ी थी, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद बताओ कौन सी पढ़ी थी, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस के बाद कौन सा पढ़ी, मेजोस्फियर। मेजोस्फियर के बाद कौन सी पढ़ी, आयनोस्फियर। और आयनोस्फियर के बाद कौन सी पढ़ी अपनों ने, कौन सी पढ़ रहे हैं, एक्सोस्फियर। तो ये अपनी इतनी परत पढ़ गए, ये 5 नंबर की परत। देखो 3 थी अपने पास, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेजो, आयनो और कौन सा, एक्सोस्फियर। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा था, धरातल से ऊंचाई पर जाने पर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। यहाँ पर स्ट्रेटो में टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। क्यों, क्योंकि ओजोन लेयर थी, ओजोन लेयर क्या कर रही थी, क्या एब्जॉर्ब कर रही थी यूवी रेज का, तो बढ़ेगा टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, वापिस कम हो गया, सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, फिर बढ़ेगा, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, और बढ़ेगा। इसलिए इन दोनों परतों को क्या बोल दिया गया, तापमान बढ़ रहा है तो इसको क्या बोल दिया गया, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर यानी तापमंडल। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि थर्मोस्फियर कौन सी परतों को बोला जाता है, तो अपने कहेंगे आयन मंडल और कौन सा, बरही मंडल। बिल्कुल अपने को और बार बार क्वेश्चन आते हैं कि तापमंडल में कौन सी परतों को शामिल किया जाता है, तो कौन सा, आयनोस्फीयर कौन सा हो गया, एक्सोस्फीयर। क्योंकि इसके बाद क्या बढ़ेगा, तापमान बढ़ता ही जाएगा। तो ये वाली बात अपने को ध्यान रखते हैं, कौन सी, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर दोनों परतों क्या बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, तापमंडल या थर्मोस्फीयर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। और एक्सोस्फीयर में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। अब अपने पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा था बेसिस ऑफ तापमान के आधार पर वर्गीकरण। अब नेक्स्ट अपने जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, सेकंड जो क्लासिफिकेशन होएगा ऑन द बेसिस ऑफ गैसेस। गैस के आधार पर, गैसों के आधार पर वायुमंडल का वर्गीकरण। अब ये क्लासिफिकेशन भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, यानी गैसों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। आपने 2 परतें ही पढ़ेंगे। अब पहली परत पढ़ेंगे होमोस्फीयर, और दूसरी परत पढ़ेंगे हेट्रोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं अपने, सममंडल। और इसको क्या बोलेंगे, विषममंडल। सममंडल क्यों बना गया, यहां पर गैसेस जो डेंसिटी 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 क्या होती है, इक्वल रहती है। गैसों का घनत्व समान, गैसों का घनत्व समान रहता है। और यहां पर गैसों के घनत्व में क्या बनती है, भिन्नता। तो ये लिख देते हैं, गैसों के घनत्व में विभिन्नता। गैसों के घनत्व में क्या मिलती है, विभिन्नता मिलती है। कैसे डिवाइडेशन करते हैं अपने, देखिए, यानी लगभग जो 88 किलोमीटर का जो पार्ट है, अर्थ से कितना, जो 88 किलोमीटर यानी लगभग ना 88 किलोमीटर तक तो क्या मिलेगा अपने को, होमोस्फीयर। और 88 से लेकर जो ऊपर वाला पार्ट है, यहां पर हेट्रोस्फीयर मिलेगा। बस इतनी बात है, यहां लिख देते हैं ये वाली बात, 88 किलोमीटर तक तो क्या है, होमोस्फीयर। और यहां पर 88 किलोमीटर के बाद क्या है, अपने कहेंगे हेट्रोस्फीयर। आपको सर 88 क्यों है, कुछ ज्यादा कम कर सकते थे। इसको अपने कल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैप से इसको समझेंगे कि किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया गया, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट, ये अपना लगभग ऑलमोस्ट जो क्लासिफिकेशन है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।